हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम जुलाई 2024 में जो आपका सीटेट का पेपर था उसमें उर्दू पेडागोजी में किस तरह के सवालात पूछे गए थे उसके क्वेश्चन को देखेंगे। हर एक ऑप्शन का पूरी तरह से तज्ज़िया करेंगे, तहलील करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण करके देखेंगे कि किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है तो सही क्यों है, और कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। और इसी के साथ आखिर में हम लोग 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। देखिए, ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि मॉक टेस्ट के नाम से है। इससे पहले हम 24 सीरीज़ कर चुके हैं। कितनी? 24, जिसमें हमने 2000 यानी 200 से ज़्यादा, 1000 ने 200 से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी को हमने देखा है। उसका इंग्लिश, हिंदी और इसी के साथ साथ उर्दू। आपको पता है कि लैंग्वेज की जो पेडागोजी है सबका सिलेबस सेम है। आजकल जो क्वेश्चन आपका आता है वो जो इंग्लिश में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वही ट्रांसलेट होकर के हिंदी में भी आते हैं और इसी के साथ साथ उर्दू पेडागोजी में भी आते हैं। ठीक है, तो हम कभी कभी उस टर्मिनोलॉजी को हिंदी में या इंग्लिश में समझते हैं लेकिन उर्दू में नहीं समझ पाते। तो इसको देखते हुए मैं आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को ऐड करता हूँ ताकि इसी के साथ साथ हमें वो टर्मिनोलॉजी, हमें वो जो टर्म्स हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं, जो उर्दू में हैं तो उसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, उससे भी उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, देखिए सीटेट का सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल यानी जो क्वेश्चन पूछने की स्टाइल है, जो उसका अंदाज़ है, बिल्कुल बदल चुका है। अब डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। हम अभी हाल ही में आपका जो क्वेश्चन, आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे, पूरी तरह से उसका एनालाइज करके देखेंगे किस तरह से सवालात अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की जो भी सीरीज़ है, ठीक है, 24 वीडियो हो चुकी हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। एक एक करके आप देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ उर्दू पेडागोजी, ठीक है, उर्दू पेडागोजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आपके सामने मौजूद है। प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ 2 मैराथन भी है, उसको भी आप देख करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़ उसको हल कीजिए। आपका 15 का 15 जो ये आता है और फिर 15 नंबर का जो आपका तफहीम का आता है, पूरा नंबर आप ला सकते हैं। और आप उर्दू पेडागोजी देख रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरी लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी भी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए देखिए, जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। आखिर में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आई क्लास की नहीं। इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF वहाँ आपको डाल दूँगा। इसी के साथ आप वहाँ से वीडियो की लिंक भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। हिंदुस्तान की तालीम में ज़ुबान की पॉलिसी यानी सहलसानी फार्मूला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है, फ़रोग़ देना चाहती है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की तालीम में ज़ुबान की पॉलिसी यानी लैंग्वेज की जो पॉलिसी में सहलसानी यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात जो कि कोठारी कमीशन में की गई थी, उसको फ़रोग़ देना, वो किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहती है। ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन है हिंदी पर ज़ोर देने के साथ साथ 2 ज़ुबानों में तालीम। दूसरा है मादरी ज़ुबान पर
मबनी कसीर लसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, तीसरा है कई ज़ुबानों में तालीम, चौथा है एक ज़ुबान में तालीम। देखिए, थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात है तो एक ज़ुबान में तालीम हो ही नहीं सकता। हिंदी पर जोर देने के साथ साथ दो ज़ुबानों में तालीम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मादरी ज़ुबान। देखिए, आप थ्री लैंग्वेज फार्मूला जब आप देखेंगे उसमें तीन लैंग्वेज की बात की गई है। पहली लैंग्वेज क्या होगी? पहली लैंग्वेज बच्चे की मादरी ज़ुबान होगी या उसकी इलाकाई यानी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल या मदर, ठीक है, पहली ज़ुबान होगी। और दूसरी ज़ुबान क्या होगी? दूसरी ज़ुबान या तो इंग्लिश होगी या तो जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, कितनी है 22, जो आपके 8वीं शेड्यूल में है। 22 में से कोई एक ज़ुबान होगी या हिंदी होगी, ठीक है। आपकी तीसरी ज़ुबान क्या होगी? तीसरी ज़ुबान ये होगी कि अगर आपने यहाँ हिंदी ले लिया है, ठीक है, तो 22 ज़ुबानों में से कोई एक ज़ुबान जो हिंदी के अलावा है वो तीसरी हो जाएगी। अगर यहाँ हिंदी छोड़ दिया है तो 22 में से कोई एक ज़ुबान ले ली है तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी दूसरी ज़ुबान और तीसरी आपकी हिंदी हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता है एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट टोटल 9 है और दो क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इनकी जो रीजनल लैंग्वेज मदर टंग पहली हिंदी हो जाती है, दूसरी लोग जो है इंग्लिश ले लेते हैं, और तीसरी क्या है, तीसरी इनकी हो जाती है उर्दू। जैसे अगर मुस्लिम है तो उर्दू लेते हैं और बहुत से लोग जो है संस्कृत भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन हिंदी स्टेट में, नॉन हिंदी वाले यानी साउथ वाले में क्या है, पहली ज़ुबान उनकी मादरी ज़ुबान यानी मदर टंग या उनकी रीजनल लैंग्वेज। दूसरी ज़ुबान क्या होगी? या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी, ठीक है। अब इसमें से अगर इन्होंने हिंदी ले ली यानी इंग्लिश ले ली तो तीसरी ज़ुबान इनकी क्या हो जाएगी? यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में तीसरी ज़ुबान इनकी हिंदी हो जाएगी। अगर इंग्लिश ले लिया दूसरी तो तीसरी हिंदी, और अगर दूसरी जो है हिंदी ले लिया तो तीसरी इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से 3 ज़ुबान को पढ़ना है। तो इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? मादरी ज़ुबान पर मबनी, जाहिर सी बात है मादरी ज़ुबान पहली ज़ुबान उनकी क्या होगी? सह लिसानी फार्मूला में पहली ज़ुबान बच्चे की मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान होगी। कसीर लिसानियात, जाहिर सी बात है कसीर लिसानियात ही आएगा यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, क्योंकि उसके बाद जो है 22 ज़ुबानों में से कोई एक ज़ुबान लेना है। अब हर स्टेट के बच्चे अलग अलग ज़ुबान लेंगे तो मल्टीलिंगुअलिज्म को फ़रोग़ होगा, ठीक है। कई ज़ुबानों में तालीम, अब इसमें कई क्या 4 5 6, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा वाला सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए, इस तरह से अगर हम एनालाइज करके और थ्योरी को भी समझ लेते हैं तो हमें थ्योरी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है सिलेबस लिमिटेड है, यहीं से घुमा करके फिर इस साल भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अपने कॉमन ग्रुप, चाहे आप बीएड के हों डीएलएड के हों, उसमें मेरे कहने से भेज दीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, दूसरा सवाल है, ओह कहानी जिसके मरकज़ी किरदार जानवर हों, यानी जिसका सेंट्रल आइडिया क्या हो? जानवर हो, और उसमें वाज़ेह अखलाकियात का दर्स हो। अखलाकियात यानी मोरालिटी का उससे एक सबक मिलता हो, तो उसे क्या कहते हैं? साइंसी कहानी कहेंगे, सफ़रनामा कहेंगे, या ये है फैंटासी कहते हैं, जिसको असल में इंग्लिश में है एक लफ्ज़ आता है फैंटसी, उसी से ये फैंटासी लिख दिया गया है। चौथे नंबर पे हिकायत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है हिकायत। आपको पता है, आपने हिंदी में पंचतंत्र देखी हुई है
और इसी के साथ बहुत सी ऐसे उर्दू में हिकायत बयान की जाती है। उसमें क्या होता है, मरकज़ी, जैसे आप इंग्लिश में चंपक देखते हैं, आजकल चंपक क्या है उर्दू और हिंदी में भी आने लगी है। ये क्या है, ये भी इसमें एक हिकायत यानी एक कहानी बयान की जाती है जानवरों की ज़ुबानी, ठीक है। और इसके पीछे एक अखलाकियत यानी एक वाज़ेह अखलाकियत का दर्स, यानी आपके अखलाक किस तरह से होना चाहिए उसका दर्स उसमें मिलता है। चंपक की मिसाल आप ले सकते हैं। ये क्या है, एक हिकायत है एक तरह की। देखिए साइंसी कहानी में साइंस के बारे में बात होती है। सफ़रनामा किसको कहते हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए, आपको जो कुछ तजर्बा मिला सफ़र में, अपने उस सफ़र के तजर्बे को एक किताबी शक्ल दे दी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सफ़रनामा कहते हैं। और फैंटासी इसको कहते हैं, इसमें क्या है, राइटर अपने तख़य्युलात जो उसके अंदर ख़यालात हैं, तख़य्युलाती तहरीर को क्या कहा जाता है, फैंटेसी कहा जाता है, जिसमें मुसन्निफ़ जो होता है अपने मुशाहिदे जो उसने ऑब्ज़र्वेशन किया है और इसी के साथ तख़य्युल जो उसके अंदर ख़याल आ रहे हैं, ख़याल की बुलंद परवाज़ी के ज़रिए किसी मुस्तक़बिल को हाल में खींच करके ला करके बयान करता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल से बताया। इसमें सबसे अच्छा क्या है, हिकायत। हिकायत ही में मोरालिटी की बात की जाती है। देखिए आगे चलिए, दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया भी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, अफेजिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है और डिस्कैल्कुलिया क्या, सब के बारे में मैंने बताया है। देखिए डिसलेक्सिया पढ़ने के नक्स को कहते हैं, यानी पढ़ने में अगर कमी है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया लिखने के नक्स को, देखिए दोनों सही है। क्यों, डिसलेक्सिया यानी रीडिंग, जैसे अगर बा है, बा को पा पढ़ देगा, ठीक है। अगर देखिए वो बा को पा समझता है, पा समझता है तो रीडिंग यानी पढ़ने में गलती करेगा। तो डिसलेक्सिया पढ़ने के नक्स को कहते हैं। डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है, तो लिखने के नक्स को कहेंगे। तो ये दोनों सही लग रहा है। डिसग्राफिया और पढ़ना ये तो गलत है। आगे है डिसलेक्सिया लिखने, गलत है। तो इसमें क्या है, अलिफ और बा दोनों, यही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कहा जा रहा है राबिया सरकारी स्कूल में, देखिए में 2 बार आया है। में उस्तानी है यानी उस्ताद है, मुअल्लिम है, मुअल्लिमा है, ठीक है। 7वीं जमात के तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए, ठीक है, भरी आला कार और ज़ुबान के खेल का इस्तेमाल करती है। एक टीचर है जो क्लास 7 के बच्चों को अंग्रेज़ी सिखा रही है, उसमें सिखाने में जो TLM है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल करती है और ज़ुबान को खेल यानी प्ले मेथड के ज़रिए सिखाती है। इस तरह राबिया तदरीस के किस तरीक़े पर अमल कर रही है, तरगीब और दिलचस्पी के उसूल, असल ज़िंदगी से मरबूत करने के उसूल, फितरी अमल के उसूल, मश्क और आदात की तश्कील के उसूल। बताइए कौन सा सही है। तरगीब यानी किसी चीज़ के रग़बत दिलाना, शौक़ पैदा करना और दिलचस्पी के उसूल। देखिए यही ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा। क्यों, आपको पता है जब अलग अलग तरह के आप TLM लाएंगे और उसी के साथ ज़ुबान खेल यानी प्ले मेथड के ज़रिए सिखाएंगे, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे तो उसमें दिलचस्पी भी बढ़ेगी। असल ज़िंदगी से मरबूत करने के उसूल यानी इसमें यह है कि जो एग्ज़ाम्पल, जो मिसालें आप देंगे बच्चा अपने आसपास उसको महसूस कर रहा हो, ठीक है। आगे है फितरी अमल के उसूल, जिसको आप कहते हैं नेचुरल। ये फितरी अमल क्या है, इसकी बुनियाद होती है ऑब्ज़र्वेशन पे और इंटरप्रिटेशन पे। ऑब्ज़र्वेशन जिसको मुशाहिदा कहते हैं, इंटरप्रिटेशन जो किसी चीज़ का तर्जमा करते हैं। इसमें देखा जाता है किस तरह से लर्नर यानी आमोज़गार किस तरह से लैंग्वेज एक्वायर करता है, यानी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को
किस तरह से नॉन फॉर्मल सेटिंग में यानी गैर रस्मी तरीके से किस तरह से पहली और दूसरी ज़ुबान को हासिल करता है। ये क्या है? फितरी अमल के उसूल होते हैं। मश्क और आदात की तश्कील के उसूल, इसमें जो है मश्क कराई जाती है, किसी चीज़ की आदत डलाई जाती है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तरगीब और दिलचस्पी के उसूल। आगे है नीचे से ऊपर के अमल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा? नहीं। जहाँ भी नहीं आ जाए फ़ौरन आप उस पर अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है। क्या है इसमें? सुनने वाले दुनिया के बारे में अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं, ये तो सही है। सुनने वाले को हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये क्या है? कोई भी ऑप्शन जब एक्सट्रीम की तरफ ले जाए वो अक्सर गलत होता है। दुरुस्त नहीं पूछा जा रहा तो यही हो सकता। आगे देखते हैं। सुनने वाले अपनी साबका मालूमात पर मुनहसिर होते हैं, जाहिर सी बात है, तो सही है। सुनने वाले माना मुराद के बारे में क़यास करते हैं, ये भी सही है। तो पूछा जा रहा दुरुस्त नहीं है, तो नहीं वाला ये है, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आगे है तश्कीली अंदाज़े क़द्र के लिए कौन सा आले कार मिसाली नहीं है। तश्कीली अंदाज़े क़द्र यानी एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव ही को तश्कीली कहते हैं, और एक होता है समेटिव। समेटिव क्या होता है? जिसको हम तकमीली भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब बच्चा पढ़ रहा है किसी जमात में, बीच बीच में महीने में 2 महीने में या क्लास लेने के बाद जो टीचर टेस्ट लेता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट वाले चैप्टर में मैंने डिटेल से समझाया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जिसको आप यूटी यानी यूनिट टेस्ट कह सकते हैं। जैसे आजकल बांट दिया गया है कि बच्चों का जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर क्या हो जाता है? 40 नंबर, कहीं कहीं 30 नंबर। ये क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप एक यूनिट पढ़ा करके आपने क्या किया? उसका टेस्ट ले लिया, आपको पता चला अभी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं, दोबारा पढ़ा सकते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट जो साल के आखिर में होता है, जिसके बाद बच्चा अगली जमात में प्रमोट हो जाता है। क्या है ये? कौन सा आलेकार मिसाली नहीं है, यानी कौन सा जो आपका यानी किसी भी चीज़ के यानी इवैल्यूएशन के जो टेक्निक है, इवैल्यूएशन के टेक्निक में कौन सा इसमें से कौन सी ऐसी मिसाल है जो अच्छी नहीं है, जो बहुत मिसाली नहीं है। प्रोजेक्ट ये भी एक जो है इवैल्यूएशन की टेक्निक है। क्लास पेशकश ये भी एक टेक्निक है। मुफव्वज़ा काम जो आप होमवर्क वगैरह देते हैं। कागज़ कलम टेस्ट, बताइए। देखिए, कागज़ कलम वाला टेस्ट जो होता है किस में होता है? समेटिव असेसमेंट जो साल के आखिर में होता है। तो कहा जाता है ये तश्कीली अंदाज़े क़द्र के लिए मुनासिब यही चौथा वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे है तलबा की आमोजिश और तक़सीम की वजाहत के लिए पूरे तदरीसी आमोजिशी अमल में किया हुआ अंदाज़े क़द्र कहलाता है। तलबा की आमोजिश और तक़सीम की वजाहत के लिए पूरी तदरीसी आमोजिशी अमल यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में किया हुआ अंदाज़े क़द्र क्या कहलाएगा? बताइए। आमोजिश में अंदाज़े क़द्र या अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र, आमोजिश का अंदाज़े क़द्र। देखिए, मैंने जैसे क्लास में आपने बच्चों को पढ़ाया तो तलबा की आमोजिश और उसकी तक़सीम, आप फिर बाद में उससे कुछ सवालात पूछ रहे हैं तो आप ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पढ़ाया गया है बच्चे को समझ में आया कि नहीं। इसको कौन सा अंदाज़े क़द्र कहेंगे? यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग। आमोजिश में
अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट इन लर्निंग, ये तो नहीं होगा। अंदाज़े क़द्र बतौर आमोज़िश यानी असेसमेंट एज़ लर्निंग। एज़ लर्निंग का ताल्लुक़ यह है कि जब आप बज़ाते ख़ुद किसी चीज़ का इवेल्युएशन यानी असेसमेंट करते हैं। आमोज़िश के लिए अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। आगे है आमोज़िश का अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग होता है ये जो है समेटिव असेसमेंट जो साल के आखिर में होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग को देखने के लिए, आमोज़िश के लिए अंदाज़े क़द्र कब होता है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे आपने एक यूनिट मुकम्मल की फिर आप टेस्ट ले रहे हैं तो क्या है, लर्निंग को देखने के लिए जब आप टेस्ट ले रहे हैं तो क्या है, यही असेसमेंट यानी आमोज़िश के लिए अंदाज़े क़द्र, यही ऑप्शन आपका सही होगा यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा, यही आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसके बाद आप रिमेडियल यानी मुआलजाती, जिसको आप इस्लाही तदरीस कहते हैं, उसके बाद आप करेंगे। चलिए आगे है, आमोज़गार का ज़ुबान से साबका पढ़ना चाहिए और गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आमोज़िश हो रही है, इसकी तायीद कौन सा नज़रिया करता है, इंसानियत पसंद जिसको हम कहेंगे ह्यूमनिस्ट, और नफ्सियाती मसालिज नहीं, ये मुआलिज होगा, ये जो है टाइपिंग की गलती है, ठीक है। नफ्सियाती मुआलिज जिसको हम कहते हैं यानी फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, यानी फिजियो नहीं यानी साइकोथेरेपिस्ट। नफ्सियाती यानी साइकोलॉजी से मुताल्लिक़ है और मुआलिज यानी थेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है, इसके जो माहिर होते हैं वो नफ्सियाती इलाज करते हैं, ठीक है। आगे है किरदारियत पसंद यानी कैरेक्टरिस्टिक वाले, और उकूफियत पसंद जिसको रैशनलिस्ट, कोई भी चीज़ वो लॉजिक से यानी तर्क से सोचते हैं। तो कहा क्या जा रहा है, आमोज़गार का ज़ुबान से साबका पढ़ता यानी पढ़ना चाहिए, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आमोज़िश हो रही है, ये उकूफियत यानी रैशनलिस्ट वाले यही कहते हैं, ठीक है। रैशनलिस्ट यानी जो इदराकी वाले हैं, रैशनलिस्ट जो कोई भी चीज़ तर्क से यानी लॉजिक से, दिमाग से सोचते हैं, वो उनका कहना ये है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। ज़ुबान की तालीम में तख्लीक़ियत, तख्लीक़ियत आप जानते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, ठीक है। देखिए मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, फिर पेन भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। ज़ुबान की तालीम में तख्लीक़ियत, तख्लीक़ियत का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है उसका हल आप अलग से एक नया निकाल दें। आप किसी भी परेशानी को आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आप लीक से हटके सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्रिएटिविटी की खूबियाँ हैं, ठीक है। जैसे मिसाल देते, जैसे पेन है, इसका इस्तेमाल क्या है, लिखने के लिए है। कोई कहे कि इसको हम ऐसे दीवार में लगा करके इसमें कोई अपना चीज़ यानी कोई भी अब ऐसी चीज़ है, अपना बैग है, कोई छोटी मोटी चीज़ है जिसको हम उस पर अपना आई कार्ड भी उस पर क्या है, इसको लगा करके उसमें अपना आई कार्ड टांग सकते हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है। कोई बच्चा कहे कि इसका यूज़ तो लिखने का है पेन सा, लेकिन इसको हम अपने बाल में, कोई बच्चे के बाल में लगा सकते हैं, ये भी क्या है, क्रिएटिविटी हुई। कोई कहे कि इसको हम अपना यानी अगर कोई जो है पैजामा पहनता तो कहेंगे हम उसमें उसमें जो है अपना वो भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग किसी चीज़ का अगर इस्तेमाल कोई बताता है तो ये क्या है, पेन है, इसका काम क्या है, लिखना, लेकिन इसको आप दीवार में लगा सकते हैं, अपना कमरबंद सही कर सकते हैं,
ये सब क्या है? क्रिएटिविटी, यानी लीक से हटकर। तो अब इसको आप समझ गए होंगे। तो अब क्रिएटिविटी का मतलब वह है कि किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन जो है अलग से कोई निकालना क्रिएटिविटी कहलाती है। इसमें क्या है? तदरीस के नए तरीक़ों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी, तरसीली ज़ुबान की तदरीस को बरतने वाला, ठीक है, क्लासरूम का मवाद। और इसी के साथ तीसरा है क्लासरूम के आज़ाद जवाबी काम, जिसमें मुख्तलिफ़ ताबीर व तशरीह और जवाबात की इजाज़त होती है। कुछ समझने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के अज्ज़ा को जोड़ना। बताइए चारों में से कौन सा सटीक बैठेगा? देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है तीसरा आएगा, यानी क्लासरूम के आज़ाद जवाबी काम जब में, यानी जिसमें, देखिए ये सब टाइपिंग की बहुत मिस्टेक है। ताबीर व तशरीह व जवाबात, देखिए किसी भी चीज़ की अलग अलग ताबीर ले आएँ, अलग अलग तशरीह कर दें, उसका जवाब अलग तरह से पेश कर दें। ये क्या है? क्रिएटिविटी में सारी चीज़ों की इजाज़त होती है। दर्जा झेल में से कौन सा आलेकार एक साथ और एक अलग ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौक़े फ़राहम करता है? देखिए TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ ऑडियो है, कुछ ऑडियो विज़ुअल है, कुछ जो है क्या है सिर्फ विज़ुअल है। जैसे टेलीविज़न अगर चल रहा है तो ऑडियो विज़ुअल, यानी समाई और बसरी दोनों आलात हैं। और हेडलेट, हेडलेट यानी हेड, ये क्या है? हेड ले, ठीक है, इसको हेडलेट के नाम से भी कहा है, लेकिन असल में इंग्लिश में क्या था? हेडलेट। इसमें क्या होता है? ये क्या है? ये भी एक तरह का आला है। ये क्या है? प्रोवाइड करता है लिंक फराहम करता है किसके बीच में? क्वालिटी ट्रेड बुक, यानी जो भी किताब है उसके दरमियान जो क्वालिटी है, और इसी के साथ क्या है? इंटरएक्टिव टीचिंग, दोनों के दरमियान जो है क्या करता है? प्रोवाइड कराता है लिंक। क्या है? हेडलेट। तो हेडलेट क्या है? एक अलग ऑनलाइन तदरीस का मौक़े फ़राहम करता है, ठीक है। दरसी किताब, रेलवे टिकट, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका टेलीविज़न गलत आएगा, हेडलेट है। क्या है? हेडलेट। आगे कहा जा रहा है ज़ुबान की आमोजिश में होने वाली गलतियों के बारे में कौन दुरुस्त नहीं? देखिए नहीं पूछा जा रहा है। गलतियाँ ज़ुबान के आमोजिशी अमल का अहम पहलू है, तो सही है। आगे है गलतियाँ दूसरी ज़ुबान के इक्तसाबी अमल को समझने में मुआविन होती हैं, ये भी सही है। गलतियाँ ज़ुबान की आमोजिशी अमल में मुखिल, यही चीज़ मुखिल थोड़ी ना है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप गोया की ज़ुबान सीख ही नहीं रहे, यही चीज़ गलत है। इसलिए तीसरा सही लग रहा। आगे देखते हैं गलतियाँ हमेशा बुरी नहीं होती, आमोजिश में मुआइन, ये भी सही है। तो पूछा जा रहा दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे है दूसरी ज़ुबान के क्लास में उस्ताद क्या है? सेहत ही दौलत है। हेल्थ इज़ वेल्थ एक लफ्ज़ आता, ठीक है, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। पर एक क्या कह रहा है? ऑडियो चलाता है, फिर वो तलबा को पर्चे तकसीम करता है और सही मुतमादिल को मुंतखब करके उनमें सही का निशान लगाने के लिए कहता है। कहा जाता है जो मुतरादिफ हैं, एक जैसे अल्फाज हैं, उनको एक कॉलम में रखो, ठीक है। इस सबक का मकसद तलबा को इस काबिल बनाता है कि तज्ज़िया के लिए ख़यालात को सुनना, सेहत और दौलत पर सबक को याद करना, सेहत पर सबक को सुन सकें, आमोज़गारों को काम में मसरूफ़ करना। बताइए, देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन पहला होगा, यानी तज्ज़िया के लिए ख़यालात को सुनना। जाहिर सी बात है, बच्चे ने उसको सुना, उसको एनालाइज़ किया, टुकड़ों में अलग अलग बांट करके फिर क्या है? ख़यालात को सुन रहा है। जब ही सुनेगा तभी जो है उसके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं,
क्या ज़िद हैं, क्या उसके मुतरादिफ अल्फाज है, उसको एक कॉलम में ला सकेगा। तो तज्ज़िया के लिए ख़यालात को सुनना होगा। आगे है यौम आलमी मादरी ज़ुबान कब मनाया जाता है, यानी मादरी ज़ुबान पे इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। देखिए कब मनाया जाता है, ये आपका 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। चलिए ये वाला तो आपका हो गया है, 21 फरवरी को। अब जो है आगे क्या है, एक रफ़ीक कार जो आपका दोस्त है, यानी आप अपने फ्रेंड को, दोस्त भी है, उसे आप किस तरह, आप उसको मेल कर रहे हैं तो किस तरह का मेल करेंगे। कारोबारी यानी बिज़नेस वाला, मुरासलात कहते हैं कॉरेस्पेंडेंस वाला, या गैर रस्मी यानी अनऑफिशियल, या रस्मी ऑफिशियल। देखिए दोस्त है तो अनऑफिशियल ही रहेगा, गैर रस्मी। चलिए आगे चलिए। ज़ुबान की तदरीस के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल डैश कहलाता है। तदरीसी इमदादी अशिया, या मतन, या रियलिया। रियलिया का मतलब होता है जो रियल ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक़ है। जैसे आप बच्चे को कह रहे हैं पेन मतलब कलम, और कलम को दिखा भी रहे हैं, तो ये रियलिया है। ज़ुबान का खेल, इसमें क्या है, ज़ुबान की तरह से रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल, यही TLM है, यानी तदरीसी इमदादी, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अब आखिर में आप बताइए, 15 क्वेश्चन मैंने किया है, इसमें से आपका कितना सही हो रहा था, इससे आपका एक अंदाज़ा निकलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन की लिंक है, उसमें आप जा कर के मैराथन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। एक लफ्ज़ आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी तामीराती नज़रिया, जिसमें कहा जाता है बच्चा कोई भी चीज़ क्या करता है, कर करके सीखता है। कंस्ट्रक्टिविज़म में आप वाइगॉट्स्की आते हैं, जीन पियाजे आते हैं। आगे है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी तकसीदी ज़हानत, जिसको बहुबुद्धि कहते हैं। आगे मोटर यानी हरकी क्रियात्मक। आगे है सेंसेस यानी हवासे खमसा, जिसको हिंदी में कहते हैं इंद्रियाँ, जो कि आपके 5 हैं। बाईलिंगुअलिज्म कहते हैं जू लिसानियात, यानी द्विभाषिकता। बाई का मतलब ही 2 होता है। आगे है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी समई बसरी ज़राए, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। आगे है कॉन्टेक्स्ट, यानी सियाक़ो सबाक़, जिसको हम संदर्भ कहते हैं। आगे है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी तिफ़्ल मरकूज़, यानी बाल केंद्रित। पेडागोजी यानी इल्म तदरीस, यानी हाउ टू टीच, यानी शिक्षण शास्त्र। आगे है फैसिलिटेटर, यानी मुआविन आमोजिश, यानी सुगम करता। आपको पता है आजकल की जो टीचिंग क्या है, इसमें टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। इसी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन आप इस तरह से मोबाइल अगर देख रहे हैं, लैंडस्केप मोड में ही देखना चाहिए, इसमें आपको स्लाइड क्लियर दिखती है। तो आप वहाँ सब्सक्रिप्शन का बटन है, अभी नई चैनल का हिस्सा हुए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाएं। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ मैं PDF डाल दूँगा, इसी के साथ वीडियो की लिंक भी आप वहाँ से दस्तयाब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए सीरीज़ के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।